हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। और पहले के पार्ट में हम कर चुके हैं कि किस प्रकार फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और किस प्रकार जो है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नियम लागू किए गए थे। इसमें अब देखते हैं इस वीडियो में कि द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी यानी कि दास प्रथा, दासों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या रही थी, जो फ्रांस कॉलोनीज थे, जो उपनिवेश थे फ्रांसिस के जैकोबिन के शासनकाल में जो स्लेवरी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। दी कॉलोनीज जो थी, उपनिवेश थे, इनमें क्या किया जाता था, ये जो प्रमुख उपनिवेश थे मार्टेग्यू, गोडलोप एंड सेंट डेमिगो, ये क्या करते, इंपोर्टेंट सप्लाई करते थे चीज की फ्रांस में। तंबाकू, इंडिको, शुगर और कॉफी की क्या है उनकी फ्रांस में जो उनकी सप्लाई को वो पूरा करते थे। लेकिन जो यूरोपियन जो थे, उन लोगों को जो उनको अनचाहा यानी कि जो जिन लोगों से वे अपरिचित थे, जिनको उनमें इंटरेस्ट नहीं था काम के लिए, दूसरे अनफेयर, जिनको जमीन में यानी कि जो बागानों में काम करने की उनकी रुचि नहीं थी, फिर भी उनको दूर तक ले जाया जाता था, उनको काम करवाया जाता था। सो जो मेड बाय द ट्रेंगुलर, ये जो व्यापार है ये 3 ट्रेंगुलर शेप में होता था। ये ट्रेंगुलर शेप में होता था, इसमें अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच में ये जो है व्यापार चलता था। फिर आता है इसमें द स्लेव मेड बिगेन टू 70, ये जो व्यापार है ये 17th सेंचुरी में ज्यादा होता था। फ्रांच मर्चेंट जो थे, व्यापारी थे, वो क्या करते थे, बोर्टिग्यू और नैनिड जो अफ्रीका के जो तटीय क्षेत्र थे वहां पर वो अपनी पोर्ट ले जाकर रोकते थे और वहां के लोकल एरिया चीफेंट्स का मतलब होता है लोकल लोग जो होते थे, उनसे वो दास को खरीदते थे। और जो ब्रांडेड और सैकल जो थे, दो स्लेव वर पैक्ड। ब्रांडेड और सैकल्स का मतलब यानी कि लोगों को बेड़ियां लगाकर यानी कि उनको जंजीरों से कसकर उनको जो है टाइटली शिप में यानी कि अगर 100 दासों की बैठने जगह है तो वहां पर 150 दासों को डाला जाता था, यानी कि टाइट शिप में उनको भरा जाता था। और 3 महीने के लंबे सफर को जो लंबा सफर किया जाता था, एंटलार्टिक जो ओशन था उसको क्रॉस करने के बाद उनको कैरेबियन ले जाया जाता था। देर देवर सोल्ड ऑफ प्लांटेशन, और वहां पर उनको जो है जो चाय के बागान थे उनको बेच दिया जाता था। दी एक्सप्लोटेशन ऑफ द लॉ लेबर मेड इन पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन, और इन दासों के आधार पर ही दास जो काम करते थे उनके आधार पर ये पॉसिबल हो पाया कि यूरोप में जो है यूरोपियन की जो मार्केट है वहां पर शुगर, कॉफी और इंडिको की जो डिमांड होती थी उनको फ्रांस द्वारा पूरी की जाती थी। पोर्ट सिटी जैसे लाइक जो मैं जैसे अभी बताया था बोर्टेक्स और नेनिट्स जो थे, जो ये सिटीज थी, वो इस इकोनॉमिक यानी कि इस दास प्रथा यानी कि दासों के व्यापार के कारण ही जो है वो स्टेब्लिश हो पाई थी। इसी के कारण उनमें जो आर्थिक व्यवस्था जो है वो ठीक हो पाई थी, यानी कि वो लोग जो क्या है इसी व्यापार के कारण जो है वो पैसे कमाते थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ, देर वर लिटिल सी जो सिटीजन था, स्लेवर था, इन फ्रांस में थे। जो फ्रांस में दास प्रथा की 18वीं शताब्दी में जो थी अधिक निंदा नहीं हुई थी, यानी कि जो क्रिटिज्म हुआ था लेकिन वो कम मात्रा में था, उनका विरोध जो है कम मात्रा में हुआ था दासों को दास बनाने का। नेशनल असेंबली जो है वो काफी डिबेट्स करी थी, काफी बहस कर चुकी थी इस दास के बारे में। आदमियों के जो राइट्स थे उनके बारे में वो काफी उनके बीच में बहस हो चुकी थी। फ्रांस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जो फ्रांस में इंक्लूड किया जाता है उपनिवेश, उनके जो उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, उनके अंदर जो मैन थे उनकी स्वतंत्रता को लेकर जो है वो इस असेंबली में काफी बहस हो चुकी थी। लेकिन ये कोई भी कानून उस टाइम पे पास नहीं हुआ था और वो डरते थे। क्यों नहीं पास हुआ था? क्योंकि वो डरते थे जो बिजनेसमैन थे ना, जो इन दासों का व्यापार करते थे, जो इतना पैसा कमाते थे, पैसे वाले हो गए थे, उनसे वो डरते थे, इसलिए वो कोई भी कानून पास नहीं कर पाए थे। इट वॉज फाइनली क्या हुआ, जो कन्वेंशन था उनमें 1794 में लेजिस्लेटिव जो फ्री ऑल स्लेव्स इन द उन्होंने कानून पास कर दिया कि सभी स्लेव्स को जो आज़ाद कर दिया जाए ओवर एज पोजीशन, वो जिसी भी हालत में है फाइनली जो है 1794 में सभी को आज़ाद कर दिया जाए। फिर भी ये जो है वो ज़्यादा समय तक वो काम नहीं कर पाया ये कानून। करीब 10 साल के बाद जो नेपोलियन था, रिंटेग्यू स्लेवरी, उसने इसको जो है दोबारा लागू कर दिया था। 10 साल के बाद इसको दास जो उन्मूलन था उसको दोबारा लागू कर दिया गया था। प्लांटेशन ओनर जो मालिक थे
बगानों के मालिक थे वो समझ गए थे कि इनकी आज़ादी इंक्लूड द राइट इन सेल्फ ऑफ अफ्रीकन निग्रोज, यानी कि वो फ्रांसीसी उपनिवेश जो अंतिम रूप था वो समझ गए थे कि बागान मालिकों ने अपने आर्थिक हित को समझने के लिए, उनका क्या था, आर्थिक हित था बागान मालिकों का। हाँ, अगर दास सभी आज़ाद हो जाएंगे तो उनके बाग में काम कौन करेगा। उन्होंने अफ्रीकी निगरी लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। निगरी जो लोग थे ना, अफ्रीकी लोग, उनको जो है वो गुलाम बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो प्लांटिक ओनर थे उनको जो है वो आज़ादी मिल गई थी, इंक्लूड कर दिया गया था राइट्स में कि वो अफ्रीकी निगरिकों को गुलाम बना सकते हैं अपनी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। स्लेवरी दास प्रथा फाइनली क्या एब्लिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज। दास प्रथा जो है फाइनली 1848 में जो है वो फ्रांस में उसको खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा दी रेवोल्यूशन इन द एवरीडे लाइफ। रेवोल्यूशन क्रांति और हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ थी, उनकी जो डेली रूटीन की लाइफ थी उन पर क्या इफेक्ट हुआ। क्या कहते हैं कि क्या पॉलिटिकल जो चेंज हुए थे, राजनीतिक चेंज हुए थे, वे लोगों के पहनावे, उनकी लैंग्वेज, बोलने की जो लैंग्वेज थी, उनके जो बुक पर जैसे वो बुक पढ़ते थे, क्या वो उनको चेंज कर सकते थे। द ईयर फेल यानी कि 1789 में फ्रांस ने देखा काफ़ी चेंजेस देखे। लोगों की जो मैन वुमेन और बच्चों की जो लाइफ थी उनमें उन्होंने काफ़ी चेंजेस देखे गए। द रेवोल्यूशन जो क्रांति हुई थी, क्रांतिकारी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कुछ कानून पास किए कि जो वुड पास किए कि ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, यानी कि वो अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए डेली स्वतंत्रता और समानता के जो विचार हैं वो अपनी डेली लाइफ में वो उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ में इनका उतारने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो ला था, पहला महत्वपूर्ण कानून जो था वो क्या आया कि इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन द समर 1719 वाज द एबोलिश्ड इन द कंजरशिप, यानी कि 1789 में गर्मियों में बास्तिल के जो बास्तिल विध्वंस हुआ था ना, बास्तिल जो किला था उसको खत्म किया गया था, गर्मी के दिनों में खत्म किया गया था। उसको कानून सेंसरशिप की समाप्ति बनाया गया था। कानून जो है उसको में क्या, सेंसरशिप जो था उसका साम्राज्य था जो उसको समाप्त बनाया गया था। पहला इंपॉर्टेंट कानून ये था भी कोई भी जो है सेंसरशिप नहीं बनाएगा। इन द ओल्ड रीजन पुराने शासनकाल में जो था मटेरियल जो कल्चरल एक्टिविटी जो बुक और न्यूज़पेपर प्ले में जो छापे जाते थे वो क्या होते थे, कुड बी पब्लिश्ड एंड परफॉर्म किए जाते थे। और वो इम्प्रूव द, अगर राजा की इच्छा होती थी ना, राजा की इच्छा या राजा के जो कर्मचारी थे उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही बुक और न्यूज़पेपर में जो है वो छापे जाते थे। लेकिन अब जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट, इस कानून के आधार पर जो कानून बनाए गए हैं डेली लाइफ की जो जिंदगी है उसमें क्या है, अब जो है मैन और सिटीजन तो जो थे ना वो अपनी आज़ादी से अपने विचार, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नेचुरल राइट, यानी कि अपनी स्पीच और जो अपने भाषण या अपनी यानी कि अपने जैसे भी राइट्स हैं वो क्या है, अपने नैसर्गिक अधिकार घोषित कर सकते हैं। अपने कोई भी अधिकार है जो वो उसमें घोषित कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, उनमें क्या है एक किस्म से बाढ़ सी आ गई थी। नगर के जो गांव के जो फ्रांस के जो लोग थे, दे वे ट्रेवल करते थे इन द कंट्री साइड, वे दूसरे देशों में भी जो है वो उनके विचार जो है वो उनको प्रभावित करने लगे थे। यानी कि उनके विचारों में ऐसी बाढ़ सी आ गई थी जो गांव देहात तक सभी जगहों पर वो उनके विचार पहुंचने लगे थे। उनमें जो फ्रांस के शहर थे, नेक्स्ट आता है इसमें दे वर डिस्क्राइब एंड डिस्कस, और उनमें जो चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में जो चेंजिंग हुए थे, जहाँ फ्रांस में जो घट रही घटनाएं थी, परिवर्तन थे, उनका ब्यौरा था, उनकी टिप्पणी होती थी। उनमें क्या होता था, ब्यौरा होता था, डिस्कस भी होता था उनके बीच में। फ्रांस जो प्रेस थी उनमें क्या था, ऑल मीट ऑफ द अपोजिशन व्यू, अपोजिशन पार्टी यानी कि खिलाफ जो लोग थे उनके व्यू भी जो है उसमें छापे जाते थे। ईच साइड साउट टू कन्वेन द अदर ऑफ द पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। अब इसमें क्या बोला जाता है कि जो प्रिंट का माध्यम का उपयोग था ना, जो प्रिंट का जो मीडियम था, इसका उपयोग क्या है, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने जो है अपने विचारों से सहमत करने की कोशिश करते थे। यानी कि सभी एक दूसरे के खिलाफ लिखते थे और अपने विचार से ना दूसरे को जो वो इम्प्रेस करने में लगे रहते थे, कन्विंस करते थे। प्ले, सॉन्ग एंड फेस्टिवल के जरिए वो लार्ज नंबर लोग जो है वो प्ले, सॉन्ग और फेस्टिवल
वो ऐसे प्रोसेस करते थे कि वो लोगों को ना अट्रैक्ट करते थे, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो है वो अपने विचार उनको समझाते थे। जैसे मंच पर नाटक के द्वारा या कोई जैसे गाने के द्वारा या कोई त्योहार के द्वारा उनमें जो अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करते थे। और ये ऐसा किस लिए किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था अपने लिबर्टी ऑफ जस्टिस के। पॉलिटिक्स फिलोसफर जो थे वो जो है अपने विचारों को बुक्स में लिखते थे, लेकिन जो बुक्स है ना वो सभी नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि लोग जो है ना वो इतने एजुकेटेड नहीं थे कि सभी विचारों को वो पढ़ सके। इसीलिए तो जो प्ले, सॉन्ग और फेस्टिवल के द्वारा लोगों को समझाया जाता था। नेक्स्ट आता है इसमें कंक्लूजन, यानी कि पूरे लेसन का जो हमने फ्रांसिस क्रांति के बारे में इस लेसन में जितना भी पढ़ा है उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। इसमें बताया जाता है कि 1804 में 18 सेंचुरी में जो नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापोर्ट, वो 1804 में अपने आप को फ्रांस का जो है वो सम्राट घोषित कर देता है। अपने आप को जो वो है राजा वो घोषित कर देता है, एम्पायर ऑफ फ्रांस। ही सेट आउट दो, क्योंकि वो पड़ोसी जो नेबर, जो पड़ोसी यूरोप के जो दूसरी कंट्री थे ना, उसको भी वो डिस्पोजिंग यानी कि जीतना स्टार्ट कर देता है और नया राज्य वो साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है। वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और जब वो नए राज्य बना लेता है, साम्राज्य बना लेता है, और वहां पर वो अपनी ही फैमिली के लोगों को वो स्टेब्लिश कर देता है, यानी कि अपने ही परिवार के लोगों को वहां का राजा यानी कि शासन उनको दे देता है। नेपोलियन ने देखा, नेपोलियन सा हिज रोल एंड मॉडर्निज्म ऑफ यूरोप, यूरोप ने नेपोलियन को ना जो वहाँ पे मॉडर्निटी यानी कि मॉडर्न जो सिस्टम आ रहा था, कानून जो चेंज हो रहे थे, उसको नेपोलियन में उसका महत्वपूर्ण रोल समझा जाने लगा। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी, उसने काफ़ी कानूनों से उनको परिचित भी कराया। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए उसने काफ़ी कानून भी बनाए। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड द मेजर, और वेट करने के उसने काफ़ी सिस्टम भी बताए, और उसने डेसिमल का प्रयोग करना भी सिखाया। फाइनली जो आइडेंटिटी मैनी ऑफ सन नेपोलियन, कुछ लोग जो क्या थे, मैनी नेपोलियन सेलिब्रेट जो अपना शुभ चिंतक मानने लगे थे। हु ब्रिंग द फ्रीडम ऑफ द पीपल, यानी कि लोग अपने आप को ये सोचने लगे कि ये हमें अपनी आज़ाद कराने वाला है। लेकिन कुछ ही दिनों में नेपोलियन की जो आर्मी थी ना, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो दबाव डालना स्टार्ट कर दिया था, उनको फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो समझ गए थे ये हमें आज़ादी नहीं दिलाएगा। फाइनली ही वॉज फाइनली डिफीट एट द, फाइनली लास्ट में क्या हुआ, वाटरलू का जो एक युद्ध हुआ था उसमें 1815 में क्या हुआ, उसको डिफीट यानी कि फाइनली वो हार गया था। मैनी ऑफ हिज मेजर दैट द कैरीज ऑफ द रेवोल्यूशन आइडियाज लिबर्टी एंड द मॉडर्न लॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप हैज एन इम्पैक्ट एंड पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन, नेपोलियन के जाने के बाद, जब नेपोलियन की उसमें मृत्यु हो गई, उसके बाद जो कानून थे मुक्ति के जो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के जो और मॉडर्न जो कानून थे उनके उपायों का प्रभाव यूरोप के बाकी हिस्सों पर भी, जो अदर पार्ट थे यूरोप के बाकी हिस्सों पर भी उनका साथ देखने को सामने आने लगा। यानी कि आज़ादी के और जो मॉडर्न उसने कानून बनाए थे ना, उसके यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी वो दिखाई देने लग गए थे। फिर दी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, यानी कि जो आज़ादी के जो विचार थे, जो डेमोक्रेटिक राइट थे, वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेजी ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है विरासत के रूप में हमें जो है वो आइडियाज मिले थे लिबर्टी के और डेमोक्रेटिक राइट के, यानी कि डेमोक्रेटिक राइट और जो स्वतंत्रता के जो विचार आए थे वो हमें फ्रांस रेवोल्यूशन से ही हमें प्राप्त हुए। दी सेपरेट, ये हमें अलग करते हैं फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, फ्रांस को यूरोप से क्या है अलग करते हैं फ्रॉम द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इन विचारों के कारण जो है वो यूरोप को फ्रांस से अलग कर दे, निकाल कर अलग कर देते हैं, अन्य भागों में फैलाने के काम वे अलग करते हैं। जो क्या है ये जो सिस्टम जो उन्होंने बनाया था ये क्या है, वार एब्लिस्ट, यानी कि दूसरे देशों में भी वो स्टेब्लिश होने के लिए काफ़ी होते हैं। कॉलोनीज के जो लोग थे, रिवोक द आइडियाज ऑफ द फ्रीडम, जो उपनिवेश थे, दास जो उनके गुलामी देश थे, उनके जो वर्कर जो लोग थे वो रिकॉर्ड आइडिया फ्रीडम की जो आज़ादी के विचार हैं, उन्होंने गैंग टू इन द मूवमेंट राइट्स में उन्होंने उसमें मूवमेंट में उन्होंने शामिल कर दिया और क्रिएट ए सेवरजन नेशनल स्टेट, और नेशनल स्टेट यानी कि राष्ट्रीय देश के रूप में उन्होंने मूवमेंट में इन विचारों को उन्होंने शामिल कर लिया।
जो फ्रीडम के जो आइडियाज़ थे उन्होंने अपने मूवमेंट में, क्रांति में उन्होंने शामिल कर लिया था नेशनल स्टेट के रूप में। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं एक जैसे टीपू सुल्तान जो थे और राजा राम मोहन राय थे, दो एग्जाम्पल हमने इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने जो ये आइडियाज़ थे वो रेस्पॉन्ड यानी कि उन्होंने इन आइडियो का जो विचार लिए थे आज़ादी के लिए, उन्होंने जो उनके मन में विचार आए थे उनके मन में ये फ्रांसीसी जो रेवोल्यूशन हुआ था उसी के कारण ही उनके मन में विचार, तो उन्होंने फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था, जिन्होंने वो भारत में आकर उन्होंने काफ़ी उनको वो अपनाने की कोशिश भी की थी। इस प्रकार ये जो लेसन है ये हमारा फिनिश होता है। इसमें कुछ एक्टिविटी और क्वेश्चन भी दिए गए जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।